नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस क्लास में स्वागत है। जैसा आपको ध्यान है, हम गैसीय अवस्था को कंप्लीट कर चुके थे और उसके जो लास्ट ईयर्स में पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग नेशनल लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में अब बात करनी है। चैप्टर पूरा करा दिया गया है। कोई चीज़ यहाँ पर किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लगेगी तो उसको भी हम साथ ही में ऐड करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न। देखिए, ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी गैस के लिए आपको ये पॉसिबिलिटी लगती है कि उसमें डिविएशन मैक्सिमम होगा आइडियल बिहेवियर से, मतलब विचलन मैक्सिमम होगा। ये सभी गैसें वास्तविक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो गैसें वास्तविक हैं निश्चित तौर पर वह आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाएंगी। यहां पर ध्यान रखना, एक सिंपल सी बात मैं कह सकता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि जितना आकर्षण बल अधिक होगा, साधारणतया हम ये कह सकते हैं बच्चों, साधारणतया यानी कि इन जनरल, ओके, यू कैन से इन जनरल, वी कैन से साधारणतया हम ये क्या कह सकते हैं कि जब आपका ए बढ़ता है ना, ए मैंने आपको बताया था सबको अट्रैक्शन कोफिशिएंट हुआ करता है, तो जब ए बढ़ता है तो 100% फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि जिनमें आकर्षण बल होते हैं वह भी बढ़ते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पर कॉमन सेंस है कि उनका डिविएशन यानी कि विचलन भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मौजूद होगा, उतना वो आइडियल बिहेवियर से दूर हटती जाएंगी। क्योंकि आप सबको मालूम है अच्छे से कि हम आइडियल गैसेस में किसी तरह का फोर्स कंसीडर नहीं करते, जबकि 100% सभी वास्तविक गैसों में कुछ थोड़े बहुत कम या ज्यादा अंतराणुक बल जरूर पाए जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जरूर पाए जाते हैं। सो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होंगे, वही आइडियल बिहेवियर से दूर हटती हुई नजर आएगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, हमने ए का ऑर्डर भी आपको लिखवाया हुआ था, याद है, अमोनिया। इनमें से निश्चित तौर पर अमोनिया का डिविएशन मैक्सिमम होगा, अमोनिया का डिविएशन यहां सर्वाधिक होगा, है ना। इनमें से मैक्सिमम डिविएशन कौन शो करेगा? अमोनिया शो करेगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि, हालांकि ये प्रीवियस ईयर्स का नहीं है, मैं पर यहां हाथों हाथ साथ में ही आपको करा देता हूं। कभी कभी इसको प्लॉट देके भी पूछते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा आपको लगता है कि डिविएशन शो कर रहा है। एक इस तरह से होती है, एक इस तरह से होती है और एक इस तरह से होती है। आपको तीन गैसेस दे दी जाएं, ए, बी और सी। आपसे पूछें कि भैया इसमें से कौन मैक्सिमम डिविएशन शो कर रहा है, यानी कि सर्वाधिक विचलन कौन दर्शा रहा है, सर्वाधिक डिविएशन कौन इनमें से शो कर रहा है, क्या बताएंगे? इस प्लॉट से हमें क्या आइडिया लगता है? वैसे तो क्वेश्चन हम लोग जब करते हैं तो वहां यह बात सामने आ गई थी, मैंने पहले भी बताया था। देखिए, जितना z का मान आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, जितना क्योंकि आपको मालूम है ये आपका 1 वैल्यू होती है, जितना नीचे आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है उतना ही 100% आपका अधिक डिविएशन होगा। यानी कि क्या ए गैस या बी गैस या सी गैस, इनमें से कौन सी गैस मैक्सिमम डिविएशन शो करेगी? तो बच्चों, स्पष्ट रूप से यहां गैस बी जो है ना, वो सबसे ज्यादा डिविएशन शो करेगी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां तो आपको बता दिया। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी दिखाई देता है कि इनमें से कौन सी गैस मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर से यानी आदर्श व्यवहार से दूर जा रही है। सो यहां बी गैस जा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू 1 से कम है ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। हालांकि आपको इस प्रश्न में फिलहाल ये एक आसान प्रश्न था, इसमें सीधे आपको गैसेस देकर के पूछा गया था, तो इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कहा गया कि इक्वल मासेस ऑफ H2O2 and मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम B। एक V पात्र में उसको रखा गया, 27 डिग्री पर रखा गया, आइडेंटिकल कंडीशन में रखा गया। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस कितना होगा? हमको ये बहुत अच्छे से मालूम है बच्चों, ये हमने आपको कई बार करवाया है कि V इज प्रोपोर्शनल टू N होता है यदि T और P सेम हो तो होता है। यानी कि सीधे सीधे यहां पर हमको जो रेशो पूछा गया है वो वॉल्यूम का पूछा गया है। यूं तो हमको वॉल्यूम का रेशो पूछा है, लेकिन यदि हम मोल्स का रेशो निकाल लेते हैं तो वॉल्यूम का रेशो अपने आप आ जाएगा। अब इक्वल मास लिया गया है तो सबसे पहले तो इनके मान लेता हूं x ग्राम लिया गया है,
मान लेते हैं कि यहां जो मास लिया गया वो x ग्राम हो, क्योंकि समान द्रव्यमान है तो कुछ भी मान सकते थे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर आ जाएगा x/2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर x/2, क्योंकि इसका मोलर मास 2 होता है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन x/32, मोल्स ऑफ CH4 x/16 होगा। निश्चित तौर पर ये इनके मोल्स आ गए। अब हमसे इनका रेशो निकालने के लिए कहा गया तो वो आसान कार्य माना जाएगा, रेशो में कोई तकलीफ नहीं है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ CH4, इनका आपसे रेशो पूछा गया है। एक्चुअली तो हमसे आयतन का पूछा गया है, वॉल्यूम का पूछा गया है, लेकिन जो मोल्स का रेशो होगा वही रेशो आपका सेम टू सेम किसका आ जाएगा, वही रेशो आपका वॉल्यूम का भी आ जाएगा। जो रेशो आपके मोल्स का होगा वही रेशो आपके वॉल्यूम का होगा, ठीक है ना। आसान है, इसको निकाल पाना आसान है। कैसे निकालिएगा, जैसे वॉल्यूम इज x/2 है, यह वॉल्यूम जो है वह x/2 है, निश्चित तौर पर यह x/2 है, ये आपका x/32 है, ये आपका x/16 है। तो इसको सिंपल रेशियो में बदलें, x तो उड़ा दो, 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 16:1:2। यहां पर जो वॉल्यूम का रेशो है, जो कि एक्चुअली मोल्स का रेशो है, वह 16:1:2 आना चाहिए, क्योंकि 32 से यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। क्योंकि मास सेम दे रखा है तो, और T और P की कंडीशंस भी सेम दे रखी है, तो नो डाउट इसमें एवोगाड्रो लॉ लगाया जा सकता है, जो कि कहता है V is proportional to N होता है ना। तो एवोगाड्रो लॉ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A mixture of gases में क्या कंटेन कर रहा है, H2NA2। इनका जो मास है W/W है ना। इन दोनों के गैसों का मोलर रेशो क्या होगा, इनके मास का अनुपात 1:4 है, W/W 1:4 है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि W/W 1:4 है, इसका मतलब वेट का रेशो आपको 1:1 दे रखा है, 1:4 आपको वेट का रेशो दे रखा है। और वेट के रेशो से हमको सिंपल सी चीज है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि इनके वेट का अनुपात दे रखा है आपको, और वह कितना है, 1:4 है। अब हमको इनका मोल का रेशो निकालना है एक्चुअली। तो मोल्स का रेशो कैसे निकालेंगे, ये तो आपके वेट का रेशो है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन करना है। अब ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका अणुभार जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो 2 होता है, और यह 4/32 हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि मैं इसका मोल्स रेशो देखूं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/2 इज टू 1/8 आता है। अब इसको सिंपल रेशो में भी हमको बदलना पड़ेगा। सिंपल रेशो में बदलेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे सिंपल रेशो में कैसे बदल रहे हैं समझ रहे हो ना। तो यह 4:1, ये भी एक मिलता जुलता ही प्रश्न था जो पहले आया था, बिल्कुल सेम लगभग सेम है। तो यहां जो मोल्स का रेशो होगा वो 4:1 हो जाएगा। वेट का रेशो यदि 1:4 है, वेट का रेशो यदि 1:4 है, यहां पर दिया गया है वेट का रेशो 1:4 है, ठीक है ना। सो वेट का रेशो यदि 1:4 है तो मोल्स का रेशो 4:1 आ रहा है। 4:1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन मोलर मास से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। मोलर मास से डिवाइड करो, ये 1/2 रह जाएगा, ये 1/8 रह जाएगा। मेरे को इसको सिंपल इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये तो सिंपल मैथ्स में हम बचपन में करते थे, ऐसा समझते होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1000 केल्विन पर 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम के एक वेसल में, पात्र में 0.5 मोल गैस ए और x मोल गैस बी, ठीक है, दोनों एक साथ हैं। 200 पास्कल का दाब बनाते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, ये सीधे सीधे PV = nRT का प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली PV = nRT का क्वेश्चन है। अब मुझे यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू गिवन है वो पास्कल में है, कोई बात नहीं, 200 पास्कल में है। आपको उत्तर R के रूप में लिखना है, इसलिए यहां कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। आंसर आपको R के फॉर्म में देना है। डायरेक्टली यू कैन गो फॉर पास्कल, क्योंकि पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। सो दिस इज 200, नो डाउट। V आपको 10 मीटर क्यूब में दे रखा है, तो भी कोई डायरेक्टली आप इसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 200 है, और ये भी जो दे रखा है वह आपका क्या है, वह आपका
10 दे रखा है, 10 मीटर क्यूब है आई थिंक, ये आपका 10 मीटर क्यूब है, इसका टू n, n यहां 2 है एक्चुअली, तो n जो कुल मोल रखेंगे ना वो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि n यहां पर एक के तो दे रखे हैं लेकिन दूसरे के नहीं दे रखे। मोल्स ऑफ A तो आपको 0.5 दे रखा है, लेकिन मोल्स ऑफ B आपको x दे रखा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में टोटल मोल्स जो होंगे NT मींस टोटल मोल्स वो इनके सम के बराबर होंगे, नो डाउट। सम के बराबर कर दीजिए, 0.5 प्लस x कर दीजिए, यहां पर जो कुल मोल है वो 0.5 प्लस x हो जाएगा, सो ये होगा 0.5 प्लस x। r को r ही रहने देना है, r में कोई आंसर आपको r के रूप में लाना है, r को छिड़कानी नहीं करनी है, और T ताप का मान जो है वो 1000 केल्विन है, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब आपको x का उत्तर लाना है कुल मिलाकर के, तो ये रहा 2000 इधर हो जाएगा, इसको अपॉन 1000 कर दीजिए क्योंकि वहां 1000 तो है ही, ये हो गया आपका 0.5 प्लस x इंटू आर, आई थिंक सो r को भी हम नीचे ले जाएं तो बेहतर है, r को भी हम यहां नीचे ले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये 2/r बराबर 0.5 प्लस x बचता है, 2/r 0.5 प्लस x, मुझे x निकालना है, तो ये 2/r माइनस 1/2 कर दूंगा। 1/2 कहां से आया? 0.5 को लिखा है मेरे भाई, 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, नीचे आपका LCM 2r आ जाएगा, LCM 2r आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस r, सो x की वैल्यू आती है 4 माइनस r अपॉन 2r, x का मान जो आ रहा है वह है 4 माइनस r अपॉन 2r, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, 4 माइनस r अपॉन 2r। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो, कुछ नहीं है। जब भी आपको दो गैसेस एक ही कंटेनर में दी हुई हो तो वहां ध्यान रखिएगा कि PV इक्वल्स टू nRT डायरेक्टली आपको लगा देना है, और n वहां दोनों के मोल्स को एक साथ लेना है, दोनों के मोल्स को एक साथ यूज करना है। किसी एक वेसल के अंदर यदि आपको बोला है, किसी एक वेसल में यदि आपको बोला गया है, तो आप डायरेक्टली PV इज इक्वल्स टू nRT का इस्तेमाल करें। जैसे देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी दिखाई देता है, यहां पर मैं उसको भी बता देता हूं एक साथ में क्वेश्चन, कि मैंने ये एक वेसल लिया है, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी दिखता है, 1 लीटर का कोई वेसल है, इसमें 56 ग्राम मैंने नाइट्रोजन लिया और उसके अंदर हमने 64 ग्राम ऑक्सीजन मिला दिया है। ठीक है, 64 ग्राम ऑक्सीजन मिला दिया है। हमसे कहा गया कि इसका प्रेशर, मिक्सचर का प्रेशर ज्ञात करो। 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये मिक्सचर का प्रेशर निकालने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो वो बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, इससे मिलता जुलता सवाल है, इसलिए यहीं पर करवा दिया मैंने। PV इक्वल्स टू, यहां जो n लिखोगे ना वह टोटल दोनों के सम के बराबर लिखोगे, यानी कि योग के बराबर लिखोगे, ये आपका एक्सप्रेशन होगा। अब प्रेशर तो मुझसे पूछा गया है, 1 लीटर वेसल का वॉल्यूम है, इसलिए कुछ करना ही नहीं है। नाइट्रोजन 56/28, 56/28 प्लस 64/32, ठीक है, इंटू आर के रूप में आंसर यदि लिया जाए तो 127 यानी 400 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है। तो P इज इक्वल्स टू, ये 2 into 4 हो जाएगा, सो दिस इज 1600 R, ठीक है ना, 1600 R आपका उत्तर होता है, क्योंकि यहां 400 केल्विन है, हमसे प्रेशर पूछा हुआ है, और वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वो अपॉन में जाने से कोई फायदा होगा नहीं, आंसर 1600 R हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं। ये इसे थोड़ा बेटर सवाल था हालांकि, क्योंकि यहां पर मात्राएं दोनों की नहीं दे रखी थी, 1 मोल दे रखा था, 1 गायब कर रखा था, यहां टोटल प्रेशर दे रखा था आपको, यहां टोटल आपको प्रेशर दे रखा था। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी देखने में आ सकते हैं, तो मैंने यहां अलग से इसको आपको दे दिया है। अगला प्रश्न है, ए गैस का जो वॉल्यूम है वो बी के दुगना है। एक ही ताप पर, सेम टेम्परेचर पर गैस ए का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बी के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तुलना में 3 गुना हो, थ्राइस हो, तो मोलों की सेम नंबर के लिए गैसों का प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम दे रखा है मुझको, ताप भी सेम है, तो ये एक आसान प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल है कि संपीड़ित गुणांक जो यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ए है वो बी से 3 गुना है। अब आपको ध्यान है कि क्या फॉर्मूला होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, PV इक्वल्स टू nRT।
अब मुझे कहा कि ZA अपॉन ZB यदि मैं करता हूं, है ना, तो ZA अपॉन ZB करूंगा तो PA VA NA R TA हो जाएगा, ठीक बात। और उधर ऊपर चला जाएगा NB R तो कैंसिल होगा, और भी चीजें कैंसिल होंगी क्योंकि कई चीजें इसके अंदर समान रखने के लिए कहा गया है। अब ये एक सूत्र बन गया हमारा, इसमें कौन कौन सी चीजें समान है, कौन कौन सी भिन्न है। सबसे पहली बात तो ZA अपॉन ZB तो आपको 3 दे रखा है, और मुझे समान क्या करने के लिए कहा है वो देखें। समान कहां है, एक ही ताप पर, मतलब टेम्परेचर सेम है, मोलों की संख्या समान है, यानी कि नंबर ऑफ मोल भी सेम है, यानी यहां पर TA बराबर TB हो जाएगा, NA बराबर NB हो जाएगा, ठीक है। R से R तो वैसे भी कैंसिल होना है, यानी ऐसी परिस्थिति में इसमें से आपको क्या कैंसिल करना चाहिए, तो बेटा ये NA से NB कैंसिल हो गया, TB से TA कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। सो ऐसी परिस्थिति के अंदर बचा क्या आपके सामने, ये बचा बेटा PA VA, ऊपर और कुछ नहीं है, अपॉन PB VB, ठीक बात। अब एक और चीज मुझे दी गई है इस प्रश्न के अंदर, दिया गया है कि A का वॉल्यूम B के कंपेयर में 2 टाइम्स है, A का वॉल्यूम B से दुगना है, यानी कि मुझे कहा गया है कि VA अपॉन VB इक्वल्स टू 2। यह आपको क्वेश्चन में गिवन है कि VA अपॉन VB का मान 2 है। सो ऐसी परिस्थिति में PA अपॉन PB का मान हमको मिल गया है। सो दिस इज 3 इक्वल्स टू हो जाएगा PA अपॉन PB इंटू 2। सो फाइनली मुझे जो पूछा गया है उसका आंसर आ गया PA अपॉन PB इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, यानी कि PA 1.5 गुना है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सूट करता है। 2PA 3PB, हमारे पास जो जवाब आया वो ये था कि हमारे पास जो आंसर आया था वो था PA अपॉन PB इज 3/2, PA अपॉन PB इक्वल्स टू 3/2, ये जवाब था। तो निश्चित तौर पर आंसर क्या होगा, 2PA बराबर 3PB। क्लोज ऑप्शंस रखे गए हैं, गलती होने की गुंजाइश, इस क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 2 ऑप्शन हड़बड़ी में गलती हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और 4। दोनों काफी क्लोजली एसोसिएटेड नजर आते हैं, एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वैसे आसान सवाल है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर क्वेश्चन था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का रेशो दे रखा है जिसको संपीड़ितता गुणांक यानी Z से बताते हैं, और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसके सहारे से हमको प्रेशर के बारे में ज्ञात करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक टेबल दे रखी है A और B की, ये वन डर वाल कांस्टेंट है बिल्कुल। अब क्या सही क्या गलत ये पूछा हुआ है, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो बच्चों, किससे क्या पता चलता है पहले तो वो समझने की कोशिश करो। ये बात मैंने आपको पहले भी करवाई थी। A जो है वो अट्रैक्शन फोर्स को बताता है, इसमें कोई शक नहीं है। A जो है वह अट्रैक्शन फोर्स को बताता है, ठीक। और B का कनेक्शन किससे था, गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से, गैस के वॉल्यूम से नहीं, गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम से। इतनी बातें हम ऑलरेडी समझते और जानते हैं, ठीक। अब ये तो हमको कंफर्म है कि जितना A हाई होगा उतना ज्यादा गैस को, उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा। मानते हो इस बात को कि भाई A हाई होगा ना तो वॉल्यूम कम होगा गैस का, वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम कह रहा हूं भाई, ये बात तो मानते हैं आप कि A बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो वॉल्यूम तो कम होगा ही होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम 100% आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि A बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि A का मान बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब हम इस बेसिस पर पहले तो फर्स्ट वाले को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी ऑप्शंस में हमको पहले जो हिंट दिया गया है वह वॉल्यूम से संबंधित है। पहले जो कहा गया है वो वॉल्यूम से संबंधित है। क्या गैस A की तुलना में कम वॉल्यूम घेरती है? वॉल्यूम का पता
ध्यान रखें ये इसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम नहीं है मेरे भाई, यह मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। बी का कनेक्शन गैस के वॉल्यूम नहीं, गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से होता है। गैस का वॉल्यूम तो ए से डिसाइड होगा, अट्रैक्शन कोफिशिएंट से, अट्रैक्शन गुणांक से, क्योंकि ए का मान हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे। बी का कनेक्शन गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से है, गैस के वॉल्यूम से नहीं है, गैस के वॉल्यूम का कनेक्शन ए से है। देखो सारे ऑप्शन में ए और सी की ही बात की गई है। पहले हिस्से की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी के बारे में बात की गई है। सेकंड हिस्से की बात में बात करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को कंफर्म कर लूं कि सी और ए की किसका वॉल्यूम ज्यादा है। गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन ए। देखो सी किसका ज्यादा है, पहली बात तो ए किसका ज्यादा है, सी का या फिर ए का। इन दोनों मान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाकी बी और डी से हमें यहां फिलहाल कोई लेन देना नहीं है। सभी ऑप्शन में वॉल्यूम तो इन्हीं दो के बारे में कहा गया है, इन्हीं दो के वॉल्यूम के बारे में बात की गई है। तो ए का ए गैस का ए हायर है सी गैस से, देख रहे हैं, ए गैस का ए हायर है सी गैस से, तो इसका मतलब ए कम वॉल्यूम घेरेगी। गैस सी ए के कंपेयर में कम वॉल्यूम घेरेगी, यह ऑप्शन गलत हो चुका है। गैस सी ए की तुलना में कम, यस, सेकंड हो सकता है, थर्ड भी आउट हो गया। सी ए के कंपेयर में ज्यादा वॉल्यूम घेरती है, सी ए के कंपेयर में कम वॉल्यूम घेरती है। देखिए ए जो है वह कम वॉल्यूम घेरेगी, ए कम वॉल्यूम आना चाहिए। गैस सी गैस ए के कंपेयर में कम वॉल्यूम घेरती है, नहीं, गैस सी गैस ए के कंपेयर में ज्यादा वॉल्यूम घेरती है। हां, तो थर्ड वाला हो सकता है और फोर्थ वाला हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड तो कैंसिल हो गए। सबसे पहली बात, आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। सबसे पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गए, क्योंकि यह बात कंफर्म है। देखो जो ए है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, वह ए का हायर है सी से। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का नहीं, गैस का वॉल्यूम ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ द ए शुड बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ सी होगा। सी का आयतन अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऐसा ऑप्शन 3 और 4 में दिखता है। अब आगे की बात की जाए, बी और डी के बारे में भी बात की गई है। बी और डी के बारे में हमको कंप्रेसिबल कौन ज्यादा है कौन कम है ये बोला गया है, तो बेटा वो बी पर निर्भर करेगा, है ना। कैसे, सिंपल बात है कि यदि किसी का बी बढ़ता है तो इसका मतलब वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता में कमी आएगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी में कमी आएगी। कॉमन सेंस है कि यदि बी बहुत ज्यादा है, उसकी संपीड्यता जिसको हम बोल सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी में कमी आएगी, इसमें कमी आ जाएगी। क्योंकि बी बढ़ता है तो गैस के मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, तो उसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते आप। गैस के मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं रहेगी, यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होनी चाहिए। जिसकी बी की वैल्यू, बी और डी में कंपेयर करना है। आप देखो यहां पर इनका कंपेयर करना है, हमको इनका कंपेयर करना है, क्योंकि बाकी तो सेम ही है, तो इन दोनों का कंपेयर करना है सीधे सीधे। तो आप देख पा रहे होंगे डी के लिए बी का मान उच्च है, डी के लिए बी की वैल्यू हाई है, देख रहे हैं, काफी हाई है, काफी फर्क है। तो डी गैस के लिए जो बी की वैल्यू है, डी गैस के लिए जो बी की वैल्यू है वो काफी हाई है, बी वैल्यू ऑफ बी गैस। यानी कि यह मान के चलिए आप कि कंप्रेसिबिलिटी किसकी हाई होगी, जिसकी बी वैल्यू कम है। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी डी गैस की तुलना में किसकी हाई होगी, कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी बी गैस की। सीधी बात यह है जो आपको यहां लिखकर दी गई है, बी बढ़ता है तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, अब बी ज्यादा किसका, डी का, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसको और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, उसको और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के साइज बड़े बड़े हैं। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, गैस का वॉल्यूम ए से डिसाइड होता है, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ए से डिसाइड होता है, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बी से डिसाइड होता है। दोनों बातों में निश्चित तौर पर आपको अंतर दिखाई देगा, दोनों बातों में आपको 100% डिफरेंस दिखाई देगा। कभी भी यह नहीं सोचना है कि गैस का वॉल्यूम हम बी से नहीं, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बी से। तो उम्मीद है यह बात समझ में आ गई होगी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो मोस्ट सुटेबल है वो निश्चित तौर पर थर्ड है, क्योंकि ए, स्मॉल ए की वैल्यू कौन सी गैस के लिए अधिक है, स्मॉल ए की वैल्यू सी गैस के लिए कम है, ए के लिए अधिक है। यानी ए
कम वॉल्यूम घेरने वाली है, और इधर B को कंपेयर करो तो B D का ज्यादा है, इसका मतलब ये उतना कंप्रेसिबल नहीं होगा, ये और अधिक संपीड्य नहीं होगी। कंप्रेसिबिलिटी समझते हो ना, कि उसके वॉल्यूम को कितना कम किया जा सकता है, किस हद तक कम किया जा सकता है, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था यह भी, बढ़िया, एक इनोवेटिव क्वेश्चन माना जा सकता है, इनोवेटिव क्वेश्चन माना जा सकता है। एक प्लॉट दिया हुआ है आपके सामने 1, 2 एंड 3 भी, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में है। ठीक है, अब हमसे कह रखा है कि इनमें से क्या करेक्ट या इनकरेक्ट है, या यूं बताइए कि ये 1, 2, 3 किसके हैं। दो में तापमान 300 है, एक में तापमान ऑक्सीजन में 400 भी है, ऑक्सीजन में टेम्परेचर 400 भी है, कहीं 400 भी है, कहीं 300 भी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, Vmp की वैल्यू, ये 3 वैल्यू है ना, सबसे पहले तो दिस इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब Vmp की वैल्यू यूं तो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, नो डाउट, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये। एक आपका मास होता है, मोलर मास होता है, और एक आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहले Vmp का, टू RT बाई M, R तो कॉमन है। अब हम ऑप्शंस को ही, देखो हिट एंड ट्रायल टाइप है, ऑप्शंस देख करके ही बात कर पाएंगे, ऑप्शन से ही बात कर पाएंगे, ऑप्शन ही से। देखिए जैसे कि थर्ड ऑप्शन को सबसे पहले मैं क्रॉस चेक करना चाहूंगा। मैंने थर्ड ऑप्शन का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि इसमें टेम्परेचर तो सेम है, कम से कम इसमें कम से कम टेम्परेचर तो सब में सेम है। अब टेम्परेचर सेम होगा तो बहुत आसान है पता लगाना, यदि टेम्परेचर सेम होगा तो इसे पता लगाना आसान काम रहेगा, फिर इसे पता लगाना आसान काम रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, निश्चित तौर पर यह मोलर मास, निश्चित तौर पर जब मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास समझते हो ना, मोलर मास बढ़ेगा तो आपका Vmp या Ump कुछ भी कह लीजिए, अल्फा भी बोलते हैं, वह कम होगा। मोलर मास बढ़ेगा तो अल्फा, ये Vmp, अल्फा या Vmp कम होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो संभव नहीं है, क्योंकि Vmp ऑफ हाइड्रोजन को इन्होंने 1 कहा है, जो कि सबसे कम है, वो पॉसिबल नहीं है। एक हल्की गैस के लिए तो यदि टेम्परेचर सेम है, एक हल्की गैस के लिए नो डाउट, और टेम्परेचर सेम हो तो हल्की गैस का Vmp सर्वाधिक होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो संभव नहीं है, ये ऑप्शन तो आप कैंसिल कर सकते हो, इसका होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है तो इसका Vmp सर्वाधिक होना चाहिए था। लेकिन यहां मामला उल्टा नजर आता है, यहां तो मामला जो है वो उल्टा नजर आ रहा है, इसे मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन ये मैक्सिमम है नहीं। अब थर्ड ऑप्शन तो यानी कि संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं। ऑप्शन नंबर सेकंड को मैं इसलिए चूज करना चाह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें हाइड्रोजन एटलीस्ट टॉप पर बनाई हुई है, इसमें हाइड्रोजन टॉप पर बनाया हुआ है, तो इसकी संभावना हमें नजर आती है। ये हिट एंड ट्रायल टाइप ही हो सकता है और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हिट एंड ट्रायल का मतलब यह है कि आप ऑप्शन देखो और जो सही ऑप्शन आए उसको करेक्ट कीजिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो वैल्यू सॉल्व कर लूं मैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड को मैं क्रॉस चेक करता हूं। ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन 300 पे, ऑक्सीजन 400 पे और हाइड्रोजन 300 पे, यानी तीनों के लिए एक्सप्रेशन। ऑप्शन 2 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन 300 पे, इसका मतलब V नाइट्रोजन यदि मैं निकालता हूं तो दिस इज 2R इंटू 300/28 आ जाएगा, ठीक बात। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका 400 पर है, ऑक्सीजन आपका 400 पर है, ऑक्सीजन आपका 400 पर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सब पे टॉप पर है, वो ठीक लग रहा है बात। बाकी देखते हैं अभी, 2R इंटू ये 400 पर है बटा 32 आ जाएगा, और हाइड्रोजन आपका 300 पर है, उसको तो ऊपर होना ही है। देखिए ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन सबसे टॉप पर रहेगा, क्योंकि इसका मोलर मास बेहद बेहद कम है, बहुत ही कम मोलर मास है। इसको थोड़ा हम शॉर्ट करें तो क्या आएगा, R तो ठीक है, कैंसिल भी हो सकता है। दिस इज 600/28 आता है, 600/28 R आ रहा है। इसको मैं यदि सॉल्व करता हूं
तो ये 800/32 R आ रहा है, और इसको मैं यदि सॉल्व करता हूं तो ये 600/4 R आ रहा है, 600/4 R आ रहा है। अब हमको इनमें तुलना करनी है कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम, किसकी वैल्यू मिनिमम है। आप इसको डिवाइड करेंगे, जब 600 डिवाइड बाई 28, दिस इज 600 डिवाइड बाई 28 करते हैं, 600 डिवाइड बाई 28 करेंगे तो यह जो वैल्यू आएगी वो लगभग 21.42 आएगी। ये लगभग 21.42 आ रही है अंडर रूट में, ठीक है, 21.42, ये लगभग 21.42 आ रही है। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि आपको कंपेयर करना है तीनों को। देखिए, बात करें ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, V नाइट्रोजन इज टू V ऑक्सीजन इज टू V हाइड्रोजन की मैं तुलना कर रहा हूं, तो ये लगभग 21.42 R आ रहा है। अभी अंडर रूट भी आना है, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडर रूट तो सब में है। फिर 800/32, इसको तो आप सीधे ही काट सकते हैं क्योंकि ये 100/4 यानी √25 R आ रहा है, ये √25 R आ रहा है। एंड वी हैव दिस हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन जो है वो कितना आएगा, यह आपका 125 आएगा, ठीक है ना, 125 भी नहीं, 150 आएगा, 150 आएगा। दिस इज 150 R, दिस इज 150 R। तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है, क्योंकि आपको यहां वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी। यह जो वैल्यूज हैं वह निश्चित तौर पर बढ़ते हुए क्रम में ही आ रही हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नाइट्रोजन के लिए यह 21.42 आई, नाइट्रोजन के लिए 21.42 आई, ऑक्सीजन के लिए 25 R आई, और इसके लिए 150 R आई। इसका मतलब सबसे कम नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट माना जाएगा। थर्ड वाला तो वैसे ही हमने कैंसिल कर दिया था, यानी कि यह जो है पहली वाली वो नाइट्रोजन के लिए है, ये VN2, ये आपका VO2 का होगा, और ये आपका VH2 का होगा, ठीक है ना, VH2 का होगा। इस तरीके से इजी क्वेश्चन था, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समय जरूर इसमें लग सकता है, बाकी ऐसे डिफिकल्टी लेवल कोई खास नहीं है, कर सकते हैं बढ़िया आराम से। आइडेंटिफाइड द करेक्ट लेवल ऑफ ABC, इनमें से ABC के लिए सही लेवल को पहचानना है। ये हमने आपको जो पढ़ाया था उस दौरान करवा दिया था, आपको याद होगा। ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, देख रहे हैं आप, ये कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर तीनों के सूत्र याद करो। मैंने ये रेशो बहुत बार बता दिया आपको, है ना, बहुत बार बात हो चुकी है इस बारे में कि UMP, इसको VV लिखा हुआ है इन्होंने, U भी लिख सकते हो, UMP, U एवरेज और URMS की यदि मैं बात करता हूं तो यदि ये 1 माना जाए तो ये 1 पॉइंट, अब तो याद हो गया होगा भाई, 128 होता है, 1.224 होता है। यह रेशो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। वैसे भी जिसकी प्रायिकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो वह आपका UMP ही होगा, यह आपका U एवरेज ही होगा, और यह आपका मैक्सिमम है, ये URMS ही होगा। यह प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस प्रश्न को हम पहले से आपको बता चुके हैं। तो देखिए ऑप्शन इनमें से कौन सा सही लगता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है, बताइएगा। सामने आपके ऑप्शंस हैं, A UMP है जो कि 2 ऑप्शन में है, B U एवरेज है जो कि एक ही ऑप्शन में है, और C VRMS है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप बात समझ गए। हमने यहां क्या कहने की कोशिश की है, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। कौन क्या है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। वंडरवाल समीकरण का पालन करने वाली गैस हेतु इनमें से क्या करेक्ट है। वंडरवाल गैस, एक गैस को हम वंडरवाल इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं, मोर देन वन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम। क्या बहुत ज्यादा लंबे मोलर वॉल्यूम के लिए ये आइडियल की तरह बिहेव करती है, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर वो गैस रियल से आइडियल की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
कि यह आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, किसमें? लार्ज मोलर वॉल्यूम के केस में। लार्ज मोलर वॉल्यूम होने पर, यानी कि आयतन बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम यदि गैस का आपने बहुत ज्यादा कर दिया, आपको याद होगा किन परिस्थितियों में मैंने कहा था, हाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इनडायरेक्ट वे में, थोड़ा सा इससे अलग था, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वो कंडीशन थी जबकि यह गैस का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा। सेकंड, बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर, ये सही बात नहीं है। हाई प्रेशर नहीं चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। बच्चों इन दो कंडीशंस को याद कीजिए, अपने आप प्रश्न हो जाएगा। मैंने एक प्रश्न करवाया था कि कौन सी कंडीशन में जो आपकी रियल गैसेस हैं वह आइडियल बिहेवियर दिखाती है, वास्तविक जो गैसें हैं वह आदर्श की तरह काम करती है, तो उसका हमने ऑप्शन रखे थे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर अपने आप वॉल्यूम हाई हो जाएगा। ये दो कंडीशन मैंने जब लगाई थी तो अपने आप वॉल्यूम हाई हो गया था। सेकंड वाला नहीं होगा, प्रेशर लार्ज नहीं होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। is characterized by van der Waals coefficient that are depend on the identity of the gas but are independent of the temperature, यानी कि यह van der Waals coefficient, यानी ये बात हो रही है बेटा A और B के बारे में। यहां जो बात की जा रही है वो किसके बारे में की जा रही है? A और B के बारे में। तो बिल्कुल एक रियल गैस के लिए हम A और B को बताते हैं जो गैस की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है लेकिन उसके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। A और B के मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी थर्ड सही है। Has the pressure that is lower than the pressure exerted by the same gas behaving ideally, ये क्या इसका जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम होता है? क्या इसका जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम होता है? इस क्वेश्चन इसमें भी हम बिल्कुल सही कह सकते हैं कि जो आइडियली बिहेव करती है उसकी तुलना में यह प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो आइडियली बिहेव करती है वह उसकी तुलना में यह गैस का प्रेशर जो है वो कम होता है, यानी कि हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन। मैंने आपको कहा था, ये चीज हमने आपको बताई थी, हमने आपको कहा था कि जब एक आइडियल गैस की हम बात करते हैं, जब हम एक आइडियल गैस की बात करते हैं तो वो इस तरह का है, ये मॉलिक्यूल इस पर जाकर के प्रेशर लगाता था, दूसरे मॉलिक्यूल उसको कोई इफेक्ट नहीं डालते थे, आपको याद होगा, ये मैंने कहा था। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको यहां से खींचने वाले मॉलिक्यूल जरूर होते हैं, ये इसको मॉलिक्यूल जरूर खींचते हैं अपनी तरफ, तो इस पर प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति के अंदर यहां प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। मैच द कॉलम हमको बोला गया है, कॉलम मिलाने के लिए हमको कहा गया है, हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा क्या सत्य है, बताइएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको Z बोलते हैं, यह आकर्षण बल है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें। हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर इसका 200 एटीएम है। हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर इसका 200 एटीएम है, टेम्परेचर इसका 273 केल्विन है। प्रेशर इसका 200 एटीएम है, टेम्परेचर 273 केल्विन है। एक हाइड्रोजन गैस की बिहेवियर आपको मालूम है किस तरीके की होती है, बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको हाइड्रोजन गैस के लिए मैं डायग्राम बनवाऊं तो आपको याद होगा कि यह परिस्थिति होती है, इसके अंदर Z का मान हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। हाइड्रोजन जो है उसके लिए Z का मान इंक्रीजिंग ही होता है। हाइड्रोजन के लिए हम कह सकते हैं कि Z का मान जो है वह इंक्रीजिंग वैल्यू में होता है, यानी Z इसका मान 1 से बड़ा होता है हमेशा। पहली बात, इसके वैल्यू 1 से बड़ी होती है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। हाइड्रोजन गैस जिसके लिए इन परिस्थितियों में, और ये हाई प्रेशर कंडीशन है, हालांकि हाइड्रोजन गैस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये हमेशा ही बढ़ता चला जाता है। तो ए वाला किससे मैच करेगा? सबसे पहला पी से तो मैच करेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और किससे मैच कर सकता है? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट बिल्कुल नहीं होते हाइड्रोजन गैसेस में। अट्रैक्शन फोर्स तो हम लगभग 0 के बराबर मानते हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो नहीं सकता। ये वाला इक्वेशन बनती है क्या? पीवी वाली, ये वाली इक्वेशन बन जाती है क्या? इसको बना के देखते हैं। आपको याद होगा मैंने डिराइव कराया था, ये n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। इन्होंने n लिया है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a को लगभग 0 के बराबर माना गया था। ऐसी परिस्थिति में ये छोटी हो गई थी इक्वेशन, और फॉर्म इसका बिल्कुल यही आ जाएगा जो इन्होंने लिखा हुआ है। फॉर्म यही आ जाएगा जो बात की हुई है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के लिए यदि मैं बताऊं तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन यहां पर आपके सामने है कि z का मान 1 से बड़ा होता है, पहली बात।
z का मान 1 से बड़ा होता है। फर्स्ट थिंग इज द z की वैल्यू 1 से बड़ी होती है एंड द सेकेंड थिंग इज z की वैल्यू 1 से बड़ा होना। दूसरी बात जो यहां है कि वह S ऑप्शन आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के लिए 2 ऑप्शन होंगे, पहली बात P और दूसरी बात S, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी हो जा रही है, ठीक है, यानी A के लिए P और S आएंगे। फिर हाइड्रोजन गैस देखिए P बराबर 0, ऑलमोस्ट 0, P ऑलमोस्ट 0 होगा तो इसका क्या मतलब है, किसी भी गैस के लिए ऑलमोस्ट 0। यहां पर यहां की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 0, बिल्कुल शून्य अवस्था के अंदर पहुंचा दिया आपने उसको, इट इज ऑलमोस्ट 0। सो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या कहा जाएगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये बिहेवियर आइडियल हो जाएगा। तो इसका मतलब P ऑप्शन या मैच नहीं करेगा, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट अभी भी नहीं करेगा, PV इक्वल्स टू nRT हो जाएगा, यानी ये केवल R से मैच करेगा, आइडियल बिहेवियर। अरे भैया इतने कम प्रेशर पर यानी B को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, B को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली B को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एट वेरी लो प्रेशर, जैसा कि कहा गया है, जो कि लगभग कितना है 0, गैसेस जो हैं वह आइडियल बिहेवियर दिखाती है, दे आर शोइंग आइडियल बिहेवियर, ये आइडियल बिहेवियर शो करती है, यानी कि आदर्श व्यवहार दिखाती हैं, ये आइडियल बिहेवियर शो करती नजर आएंगी। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या कहना चाहा है। अगला देखें CO2 लाइक गैसेस, ठीक है, CO2 लाइक गैसेस में क्या करेंगे आप, CO2 लाइक गैसेस का आपको मालूम होगा कि ये प्लॉट हमने क्या बताया था, इस प्लॉट के बारे में हमने क्या बताया था, इस प्लॉट के बारे में हमने कहा था कि ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये डिपेंड करता है, यानी इसका प्लॉट P बराबर 180 मतलब कम प्रेशर की कंडीशन में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि P तो है, अरे 0 तो नहीं है 180 में, तो ये कोई आइडियल बिहेवियर वाली कंडीशन तो है नहीं। 180 पर यदि आइडियल बिहेवियर होता तो सारी गैसें फिर तो आइडियल ही हो जाती, क्योंकि एयर का प्रेशर 180 में तो होता है। सो ये तो कंफर्म है कि इसमें P आने वाला है। दूसरा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट, यस, लोअर प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट थे, आपको याद होगा लोअर प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट थे। बच्चों याद करो, मैंने आपको करवाया हुआ है, ये देखिएगा, ये CO2 गैसेस ऐसे दिखाती है, ये Z और P का लो प्रेशर पर, लो प्रेशर कंडीशन में, लो प्रेशर की कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर की कंडीशन में इसको हमने छोटा कर दिया था, इक्वेशन को याद करो, इसको हमने छोटा कर दिया था। लो प्रेशर पर वॉल्यूम बहुत हाई होगा तो V माइनस V को लगभग V के बराबर मान लिया था, तो ये PV अपॉन A अपॉन V इक्वल्स टू RT आया था, यानी कि PV इक्वल्स टू RT माइनस A अपॉन V आया था, ये इसका फॉर्म आ गया था, आपको याद होगा। ठीक है, सो ऐसी परिस्थिति में इसको आप किससे मैच करवाएंगे, CO2 जैसी गैसेस हैं कम दाब की कंडीशन में, तो बिल्कुल P और Q मैच करेंगे, यानी Z1 नहीं होगा और Q अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगे, इस समय बिल्कुल होंगे। और रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, एक रियल गैस जिसका मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, एक रियल गैस जिसका मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, इसका सीधा मतलब है कि उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, निश्चित तौर पर उसका बिहेवियर जो है वो आपका आइडियल हो जाएगा। सो आइडियल बिहेवियर, यानी कि यह केवल किससे मैच करेगा, यह केवल किससे मैच करेगा, यह केवल R से मैच करेगा। उसके पीछे कारण क्या है आप समझ गए होंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर एक रियल गैस बहुत ही कम यूं कह सकते हैं कि फोर्स रखेगी, बहुत ही कम उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कि फोर्स नगण्य मात्र हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, कोई नई बात नहीं है, सब की सब हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच करेगा PS के साथ, सेकंड वाला ऑप्शन मैच करेगा R के साथ, थर्ड ऑप्शन मैच करेगा आपका P एंड Q के साथ, ठीक है, एंड लास्ट वन इज विद द R ओनली, यानी कि आदर्श व्यवहार, आइडियल बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि एक इवेक्यूटेड वेसल है, निर्वातित पात्र है, यानी कि उसमें और कुछ नहीं है, खाली था, बिल्कुल वायु नहीं थी। 1 ATM दाब पर उसमें 0.1 मोल हमने हीलियम रखा और 1 मोल हमने कोई अननोन कंपाउंड रख दिया, यानी अज्ञात यौगिक रख दिया। इसका वेपर प्रेशर यह है, तो गैस का वॉल्यूम ज्ञात करें, ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात समझे,
यहां जो पी टोटल है वो आपका 1 atm है। पी टोटल बेटा सम के बराबर होगा पी हीलियम के प्लस पी एक्स के, जो हमको ज्ञात करना है। मतलब एक्स जो यौगिक है, यौगिक का कोई नाम तो दिया नहीं इन्होंने, अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड में एक्स मान लेता हूं। अब हमसे ये कह रखा है कि 0.1 मोल तो हीलियम का है और 1 मोल जो है वो अननोन कंपाउंड का है, और उस अननोन कंपाउंड का वेपर प्रेशर 0.6 atm है। यानी कि उस 1 atm में दोनों का योगदान होगा, उस 1 atm में दोनों का योगदान होगा। ये जो 1 है बराबर P ऑफ He प्लस 0.68 आ जाएगा। ये एक आसान प्रश्न माना जाएगा। P ऑफ हीलियम यहां पर कितना होगा? 0.32 atm होगा। आपको मालूम है ना, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ को याद करो। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ था जिसका यह कहना था कि टोटल योग जो है वह सम के बराबर आता है दो गैसेस को मिला दें तो। यानी कि टोटल जो 1 atm है, टोटल जो 1 atm है उसमें x जो है उसका योगदान कितना होगा? 0.68 होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ये जो है 0.68 होगा। क्लियर है? तो ये 0.68 होगा और पॉइंट हीलियम का जो प्रेशर है वो 0.32 आ जाएगा। अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन लगेगी। पीवी इक्वल्स टू क्या लगेगा? डायरेक्ट इक्वेशन इसमें क्या लग जाएगी? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लग जाएगी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो भाई। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी 0.32 है। प्रेशर कितना है गैस का? 0.32। गैस का वॉल्यूम पूछा है ना आपसे, वॉल्यूम है मोल। गैस के मोल कितने हैं? आई थिंक हीलियम है, हीलियम का मोल कितना है? 0.1 है। हीलियम का मोल कितना है? 0.1 है। यह 0.0821 होगा। और टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी गई है? टेम्परेचर का मान कितना दिया गया है? 0 डिग्री, इसका मतलब 273। दिस इज 273। यहां से यू कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम। यहां से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा अपॉन 0.23, है ना। यहां से डायरेक्टली आपका लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि 0.0821 आपने लीटर में रखा है। सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये क्वेश्चन है, द टर्म दैट करेक्ट फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन अ रियल गैस इन अ वॉन डर वाल इक्वेशन। वॉन डर वाल इक्वेशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि जो आपका, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपको खुद को करना है। मुझे बताइएगा, क्या आप इसको कर सकते हैं? क्या आप इसको कर सकते हैं? निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न को करने की स्थिति में होने चाहिए। हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की थी, हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में पहले भी बताया था कि यहां पर जो आंतरिक दाब है यानी कि इंटरनल प्रेशर है उसको किस एक्सप्रेशन से हम बताते हैं? इंटरनल प्रेशर को हम किस एक्सप्रेशन से बताते हैं? हमने ये कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है वह n²a/v² होता है। याद करो, ये एक्सप्रेशन था, उम्मीद है आ गया होगा आपको। ये n²a/v² था और यहां v माइनस nb था, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू nRT था। मैंने कहा था कि ये जो है वह इंटरनल प्रेशर है। यह जो एक्सप्रेशन है वह आपका इंटरनल प्रेशर को बताता है। यहां जो एक्सप्रेशन है वह इंटरनल प्रेशर को बताता है, यानी कि n²a/v², यह इंटरनल प्रेशर को बताता है। ठीक है, सो स्पष्ट रूप से यह आंतरिक दाब को बताता है, यानी कि इंटरनल प्रेशर को बताता है। n²a/v², दिस इज एक्चुअली योर इंटरनल प्रेशर। तो ऑप्शन होगा सेकंड, n²a/v²। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement is correct regarding the root mean square speed, URMS and average kinetic energy? दोनों के फॉर्मूले हमको अच्छे से मालूम है, दोनों के फॉर्मूले हमको मालूम है। URMS का जो मान होता है, मैंने कई बार बता दिया इसको, 3RT/m होता है, नो डाउट। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये भी निकाला था हमने। 3 फॉर्मूले बताए थे काइनेटिक एनर्जी के, मैं फटाफट से बता देता हूं। एक था टोटल निकालने का, ये तो टोटल निकालने का था। टोटल निकालने का सूत्र था 3/2 nRT। फिर Ke पर मोल निकालने का क्या सूत्र था? पर मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था? 3/2 RT। लेकिन हमसे जो बोला है वह एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बात हो रही है। एवरेज का मतलब ही पर मॉलिक्यूल लेते हैं, वो 3/2 kT आता है। ये मैंने, ये क्या कहा था मैंने? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। 3 सूत्र आपको बताए गए थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मैंने आपको 3 फॉर्मूले यहां बताए थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। 3 फॉर्मूले हमने यहां बताए थे। तो स्पष्ट रूप से अब देखिए क्या लगता है,
URMS इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। क्या इस एक्सप्रेशन से नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। यदि मैं इसको 4 टाइम्स करता हूं, यदि मैं इसको 4 टाइम्स करता हूं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं कि यदि मैं इसको 4 टाइम करता हूं तो ये 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है ना। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका सही है। और इसको ईटा एवरेज से बताया इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को। एट गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। यह मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है क्या? इस बिल्कुल, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये कहीं भी इसमें मॉलिक्यूलर मास नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में मॉलिक्यूलर मास नहीं आ रहा है, और इसने बोला है डज नॉट डिपेंड, तो सही बात है ये भी, ठीक है ना, करेक्ट बोला है। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। क्या उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है URMS? यह बात भी सही है। URMS स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको? बहुत सिंपल सी टर्म्स है ये तो भाई। URMS उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। URMS उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। फिर हमसे कहा गया है कि ईटा एवरेज इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। क्या ताप बढ़ाने पर, 4 गुना बढ़ाने पर क्या ये डबल होगा? ये बिल्कुल करेक्ट बात नहीं है। यह 4 टाइम्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट ही हैं, ठीक है ना। यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। 4th ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहां निश्चित तौर पर करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3। तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि तीनों किस हिसाब से करेक्ट हुए। तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। URMS इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये बात भी सही है। मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां कहीं भी मॉलिक्यूलर मास आया नहीं है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये डबल हो जाता है, ये बात भी सही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं यहां पर करवाना चाह रहा हूं, देखिएगा। एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से यहां डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, ऐसा प्रश्न आता है कभी कभी। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से यहां करवा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आपके पास जाना ही चाहिए, ये वाला। जैसे हमसे कहा जाए कि ये आपका वेसल ए है, ध्यान से समझिएगा, और ये आपका वेसल बी है, ठीक। यहां एक्स गैस है, एक्स और वाई गैस यहां रखी गई है। एक्स और वाई गैस यहां पर रखी गई है, एक्स और वाई गैस। इनका जो मोल्स का रेशो है, मोल्स का जो रेशो है एक्स और वाई गैस का, इस वेसल के अंदर जो एक्स और वाई गैस का मोल्स रेशो है, वो आपको 2:1 दे रखा है, ठीक है। मेरे से पूछा गया है कि इस वॉल्व को ओपन करने के बाद में मोल रेशो कितना होगा इन वेसल बी, यानी कि पात्र बी में मोल रेशो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको ओपन करने के बाद, ठीक है ना। हम कह सकते हैं आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व, यहां पर वॉल्व को आपने ओपन कर दिया है, खोल दिया है उस वॉल्व को, उसके बाद की किससे आपसे पूछी जा रही है कि यहां पर क्या होगा। अब उसके लिए मोलर मास का रेशो भी निश्चित तौर पर आपसे दिया हुआ है। हमसे कहा गया है कि मोलर मास जो ए का है, मोलर मास जो ए का है वह ए नहीं एक्स है, यहां पर मोलर मास जो ए एक्स का है वो 64 है, और मोलर मास जो वाई का है वह 16 है। ऐसे आपको सॉल्व करना है कि भैया इस वेसल के अंदर हम सेकंड वाले में जो मोल्स पहुंचेंगे उनका रेशो मुझसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरुआती मोल्स मुझे दे रखे हैं, शुरुआती मोल्स मुझे दे रखे। अब देखिए कैसे करना रहा इस प्रश्न को, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, मैंने कहा था आपको थ्योरी पढ़ाते समय कि यदि मोल्स का रेशो दे रखा हो तो क्या करना होता है। यदि मेरे पास मोल्स का रेशो दे रखा हो Rx/Ry, यदि मोल्स का रेशो दे रखा हो तो मोल्स का रेशो दे रखा हो तो फॉर्मूला ये हो जाता है, आप समझते हो कि नहीं? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं इस फॉर्मूले को, है ना। और ध्यान रखना कि सेकंड वेसल के अंदर किस रेशो में मोल पहुंचेंगे वो यहां से यहां की रेट के बराबर होगा। आप इस बात को ध्यान रखें। यहां एक खास बात लिख रहा हूं कि NX/NY जो सेकंड वेसल में पहुंचेंगे ना, वो एक्चुअली बराबर होंगे किस रेशो के?
RX अपॉन R बाय कहां से कहां तक, RX अपॉन R बाय 1 से 2 तक, यानी कि 1 से इस वेसल B के अंदर कितने मोल पहुंचे वह आपके A से B में पहुंचने की रेट के बराबर होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहूं कि मैथ्स और बायो के स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हैं, समझिएगा, मैथ्स और बायो के स्टूडेंट एक क्लास के अंदर बैठे हैं, उनका रेशो मैंने दे दिया कि भाई 4:5 है, मैथ्स के 4 हैं तो बायो के 5 है। अब वो यहां से जा रहे हैं, दूसरे रूम में जा रहे हैं, समझिएगा, वो इस जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं या दूसरे रूम में जा रहे हैं, और मुझसे पूछा जाए कि उस दूसरे रूम में वो किस रेशो में पहुंचेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, एक रूम में मैथ्स और बायो के बच्चे बैठे हैं 4:5, देयर रेशो इज 4:5, 4:5 में वो बैठे हुए हैं, 4:5 में वो बैठे हुए हैं, ठीक है, 4:5 में वो बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि उसे दूसरे रूम में, वो दूसरे रूम में जा रहे हैं, वो भागकर जा रहे हैं किसी और रूम में, तो आप बताइए कि इनका रेशो क्या होगा, वहां पहुंचने का रेशो क्या होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि इस रूम से उस रूम तक उनके जाने की स्पीड का जो रेशो है वही उनके वहां दूसरे रूम में पहुंचने का रेशो हो जाएगा। कॉमन सेंस है। एक रूम में बैठे हैं मैथ्स और बायो के बच्चे, उनका अनुपात मैंने दे रखा है, उनका रेशो मैंने दे रखा है, और मैं कह रहा हूं कि वो यहां से दूसरे रूम में भेजे जा रहे हैं, तो बताइए दूसरे रूम में वो किस रेशो में पहुंचेंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि दूसरे रूम में पहुंचने का उनका रेशो, उनकी संख्या का अनुपात इस रूम से उस रूम तक जाने की जो उनकी स्पीड है उसके बराबर होगा। यहां पर भी वही बात कह रहा हूं बच्चों, इधर से इधर कितने रेशो में, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वेसल में कितने मोल का रेशो पहुंचता है वो यहां से यहां इनके रेट के बराबर होगा, रेट के रेशो के बराबर होगा। रेट का रेशो आपके सामने पहले से निकाल दिया हमने, यानी सीधे सीधे मैं ये यहां पर लिख सकता हूं कि nx अपॉन ny/b, ये जो मोल लिखे हैं वो किसके अंदर लिए हैं अपन ने, ये जो मोल है वो कौन से वाले वेसल में है, ये ए वाले में, ठीक है। और आपको मालूम है कि मोलर मास तो ए और बी का तो कुछ होता नहीं है ना, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसे देखिए अब यानी कि मैं इस रेशो को सीधे सीधे इसके बराबर बना सकता हूं कि nx अपॉन ny अंडर रूट my अपॉन mx, निश्चित तौर पे मैं ऐसा यहां लिख सकता हूं, my अपॉन mx मैं निश्चित तौर पर ऐसा लिख सकता हूं, निश्चित तौर पर हम यहां ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए nx अपॉन ny कितना दे रखा है, nx अपॉन ny बेटा आपको 2:1 दे रखा है ए पात्र के अंदर, ए वेसल के अंदर, नो डाउट। और my अपॉन mx कितना दे रखा है, my अपॉन mx दिस इज 16/14, 16/64, 16/64 मतलब अंडर रूट 1/4 यानी 1/2, यानी बच्चों ये तो कैंसिल हुआ करके बहुत खुशी की बात है कि 1:1 आ जाएगा। यानी कि सेकंड में वो किस रेशो में पहुंचेंगे, वह आपके फर्स्ट से सेकंड में उनके डिफ्यूजन रेट के बराबर होना चाहिए। यह थोड़ा सा समझने का बिंदु है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। निश्चित तौर पर यह समझने का मामला, मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां से यहां जिस रेशो में वो जाएंगे, यहां से यहां जिस रेशो में जाएंगे इस वॉल को ओपन करने के बाद में, वह रेशो एक्चुअली बराबर होगा इनके यहां से यहां जाने की स्पीड के रेशो के। और इनकी स्पीड को ही हम किससे दिखाते हैं, RX अपॉन R बाय, यानी कि R1 अपॉन R2 जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, इस रेशो से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी समझने की बात। मैं फिर बोल रहा हूं, एक क्लास में यदि मैथ्स और बायो के बच्चे हमने बैठाए हैं, उनका आपको मोल रेशो दे रखा है, यानी कि उनकी संख्या दे रखी है, किसी और रूम में पहुंचने पर उनका मोल रेशो पूछा है, तो निश्चित तौर पर मैं क्या कहूंगा, किसी और रूम में पहुंचने पर उनकी संख्या का अनुपात जो होगा, संख्या का जो रेशो होगा, वो एक रूम से 2 रूम में उनकी स्पीड, उनके पहुंचने की जो रेट है उसके बराबर माना जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इस वेसल से इस वेसल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इस वेसल से इस वेसल में पहुंचने पर उनके जो मोल का रेशो है वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, उनके मोल का जो रेशो है वो एक्चुअली इनकी स्पीड के बराबर होगा। और स्पीड के बारे में हम पहले से कई बार बात कर चुके हैं, स्पीड के बारे में हम ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये एक थोड़ा सा यूं कह सकते हैं इनोवेटिव क्वेश्चन टाइप है, नए जो आजकल सवाल चलते हैं उनमें से है, तो हमने इसको जरूरी समझा लास्ट में बताना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, इसको समझ गए होंगे उम्मीद है।
तो चैप्टर आपका बच्चों यहां पर कंप्लीट होता है। गैसीय स्टेट के बारे में हमने पूरी बात कर ली, जो जो भी कराया जाना चाहिए था वो सारा कुछ, सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। गैस लॉ से लेकर के, वैन डर वाल इक्वेशन से लेकर के और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तक सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।